हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयर मेडिकल क्लासेस। आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में, जिसको हम एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पर ध्यान देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि टाइफाइड फीवर को हम एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। ओके, एंट्रिक फीवर बोलने का इसका छोटा सा रीज़न बस ये है कि ये आंतों में होने वाला फीवर है। ओके, आंतों की वजह से ये फीवर होता है। जो हमारा एएनएस सिस्टम होता है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम, तो उसको क्या करता है, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करके उसको डिस्टर्ब कर देता है और उसकी वजह से जो फीवर होता है, इसलिए हम क्या है, टाइफाइड फीवर को एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। इसको कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। और एक बैक्टीरिया और है जिसको कॉज करता है, जिसकी वजह से कॉज करता है, वो है साल्मोनेला पैराटाइफी। तो बेसिकली क्या है, ये जो दोनों बैक्टीरिया है ये फूड की वजह से, पानी की वजह से या फिर किसी और रीज़न की वजह से बॉडी में एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद क्या है, ये बॉडी में फीवर को कॉज कर देते हैं। अब इसके कॉजेज़ के ऊपर हम ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे पहला जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया की वजह से कॉज करता है। ओके, और ये जो कॉजिंग बैक्टीरिया है इसका नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। और एक और बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था, साल्मोनेला पैराटाइफी। तो ये दोनों बैक्टीरिया क्या है, टाइफाइड फीवर को कॉज करते हैं। इसी के साथ इनकी जो फैमिली है उसको भी उस पर भी हमें ध्यान देना है। किसकी फैमिली है, एंट्रोबैक्टीरियासी। ओके, तो ये जो बैक्टीरिया है ये इस फैमिली से बिलोंग करता है और ये बेसिकली क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ओके, और ग्राम नेगेटिव का भी कौन सा, बैसिलस है। देखिए, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक कोकाई होते हैं जो गोल होते हैं, और ये बैसिलस होते हैं जो कि क्या, रॉड से बैक्टीरिया होते हैं। मेरी थोड़ी ड्राइंग गंदी है, प्लीज़ उसको एडजस्ट कीजिएगा, पर ये बेसिकली क्या है, रॉड से बैक्टीरिया होते हैं। ओके, अब देखिए इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये ओरल रूट के थ्रू अंदर एंटर करते हैं। ओके, तो या तो हमने कोई कंटेमिनेटेड फूड खा लिया जिसकी वजह से ये क्या, बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, या फिर हम किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए जो ऑलरेडी क्या है, ये साल्मोनेला पैराटाइफी को होस्ट कर चुका है अपने अंदर, उसके अंदर है ये, उस पेशेंट के मतलब या तो हम कांटेक्ट में आते हैं उसकी वजह से, या फिर कंटेमिनेटेड फूड हमने ऐसा खा लिया जिसके अंदर क्या है, ये बैक्टीरिया मौजूद है, उसकी वजह से क्या है, ये बॉडी में एंटर करता है और फीवर को फिर हमें क्या है, टाइफाइड फीवर को कॉज करता है। अब इसकी पैथोलॉजी हम समझ लेते हैं। देखिए, पैथोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम अच्छे से थोड़ा देखेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, जो कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर था उसको क्या किया, हमने इनहेल कर लिया या फिर हमने उसको खा लिया, जिसकी वजह से क्या है, ये बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाता है। एंटर करने के बाद क्या है, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो एसिडिटी होती है, यानी एसिड जो होता है पेट में, उसको भी सर्वाइव कर जाता है, स्टमक के एसिड को, और उसको सर्वाइव करने के बाद क्या है, ये इंटेस्टाइन्स में जाएगा और इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये क्या है, पियर पैचेस बना देगा, यानी ज़ख्म वहाँ पे करने लगेगा, वहाँ पे पैचेस बनाने लगेगा और वो ज़ख्म क्या होंगे, धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे। वो भी हम आके इस पूरी पैथोलॉजी में उस पर गौर देंगे। फिर क्या होता है, जब ये बैक्टीरिया एंटर करता है, देखिए पूरी बॉडी का छोटा सा एक फिजियोलॉजिकल होता है, मतलब एक फेज़ होता है जिसको हम माइक्रोफेज बोलते हैं। यानी कि जब भी कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर करती है तो WBC क्या करते हैं, उस सेल के खिलाफ, उस बैक्टीरिया के खिलाफ, उस वायरस के खिलाफ एक लड़ाई लड़ते हैं मानो। ओके, और उस लड़ाई की वजह से क्या होता है, उसी फेज़ को, सबसे पहली चीज़ उसी फेज़ को माइक्रोफेज कहते हैं। और उस फेज़ में क्या होता है, जब WBC लड़ रहे होते हैं उस फॉरेन बॉडी से, तब वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया बॉडी में एंटर किया, ऑब्वियस सी बात है, वो बॉडी को होस्ट बनाने के बाद अपनी संख्या बढ़ाएगा, और जैसे वो अपनी संख्या बढ़ाएगा उसी तरीके से WBC भी क्या करते हैं, उस पर ओवरकम करने के लिए वो अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, कई बार वहाँ पर इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है या फिर अलग अलग चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, माइक्रोफेज को सर्वाइव कर जाएगा। और माइक्रोफेज सर्वाइव करने का मतलब है कि वो अब क्या कर चुका है, वो बॉडी पे एक तरीके से मान लो ओवरकम कर चुका है। आगे हम देखते हैं, उसके बाद जब वो माइक्रोफेज को भी सर्वाइव कर जाएगा, फिर क्या करेगा, वो स्प्रेड होने लगेगा, हमारे लिम्स में स्प्रेड होने लगेगा। और पूरे माइक्रोफेज को सर्वाइव करने के बाद क्या है, वो पूरी बॉडी को कवर अप करना चाहेगा और हर एक बॉडी के पार्ट में
वो इन्वॉल्व होना चाहेगा और उसको क्या मिलेगा, वो ये हमारा जो रेटिकुलर एंडोथेलियम सिस्टम है इसको वो ओवरकम करता है। स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर, बोन मैरो, इन सब को वो क्या करता है, इफेक्ट कर देता है। और जैसे ही ये सारी चीज़ों पे वो ओवरकम कर लेता है बैक्टीरिया, और हालांकि ये चीज़ें तो चली ही रही होती है पर इसके साथ साथ WBC भी हार नहीं मानते और वो इसके अगेंस्ट लड़ते ही रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही इसके टाइफाइड फीवर को 1 हफ्ता हो जाता है तब क्या होता है, सबसे पहली चीज़ फीवर हमें देखने को मिलता है, यानी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, फर्स्ट वीक में हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखने को मिलते, हमें नॉर्मली फीवर देखने को मिलता है। पेशेंट्स आएंगे आपको बोलेंगे कि फ़ीवर हुआ और हमने डोलो खाई, हमने पैरासीटामोल खाई, हमें आराम हुआ, पर दोबारा से फीवर, बार बार हमें फ़ीवर हो रहा है, ये कंप्लेंट्स आती हैं। ठीक है, तो पहले वीक में क्या होगा, मोस्टली हमें बॉडी टेम्परेचर हाई देखने को मिलेगा जस्ट, पर जैसे ही सेकेंड वीक तक ये फीवर आ जाता है तो सेकेंड फेज तक आते आते, सेकेंड वीक तक आते ये क्या है, एब्डोमेन पेन करने लगेगा, स्प्लीन बढ़ने लगेगा, स्प्लीन एनलार्जमेंट हो जाएगी। ओके, तो एब्डोमेन पेन होने का रीज़न क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंट्रिक फीवर है, आंतों में होने वाला फीवर है, इंटेस्टाइन में ही कॉज करता है। तो इंटेस्टाइन में पैचेस बनने लगेंगे और पैचेस बनने की वजह से क्या है, वहाँ पे मान लो जख्म जो बन रहा है उसकी वजह से क्या है, पेन देखने को मिलेगा। और थर्ड वीक तक आते आते क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगी और जो ये पियर पैचेस है ना उसके जो सेल्स हैं, यानी नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, सेल का डेड होना। ठीक है, तो जो पियर पैचेस मैंने आपको बताया वो बनेंगे, उनके सेल क्या है, धीरे धीरे डेड हो जाएंगे और वो क्या और गहरे होते जाएंगे वो जख्म, और वो बढ़ते जाएंगे, ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, यानी जब पेशेंट स्टूल पास आउट करता है तो उसे ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ क्या है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि मान लीजिए इसकी मतलब ब्लीडिंग सबसे पहली चीज़ है, उसके बाद वीकनेस भी आएगी क्योंकि खाने का मन नहीं करेगा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ क्या है, अगर इसको टाइम से ठीक नहीं किया जाता तो ये जो बैक्टीरिया है ये इसकी वजह से, यानी बैक्टीरिया की वजह से हमें ये टाइफाइड फीवर हो, टाइफाइड फीवर की वजह से हमें क्या, डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या है, इसका सही इलाज करना ज़रूरी है और पेशेंट को सही गाइड करना भी ज़रूरी है। अब थोड़ा क्लिनिकल फीचर्स पे ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं जैसे आपको बताया कि फर्स्ट वीक में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेंगे। मेनली हमें फीवर देखने को मिलेगा, यानी बॉडी का हाई टेम्परेचर होगा, ऑलमोस्ट 102, 3, 104 के आसपास बुखार रहेगा। उसी के साथ साथ एब्डोमेन पेन हो सकता है पेशेंट को देखने को मिले क्या ना भी देखने को मिले फर्स्ट वीक में, और उसी के साथ साथ हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हमें देखने को मिले या डायरिया देखने को मिले या फिर ना भी मिले। ये मतलब प्लस माइनस है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, उसी के साथ साथ हेडेक देखने को मिल सकता है, रैशेस देखने को मिल सकते हैं, और वीकनेस एंड फटीगनेस भी क्या है, देखने को मिल सकती है। ओके, वीकनेस और फटीगनेस तो आपको देखने को मिलेगी ही, क्योंकि पेशेंट जब बीमार रहेगा ऑलमोस्ट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन फीवर में रहेगा तो वीकनेस और फैटिगनेस तो आपको देखने को मिलेगी, पर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ये प्लस माइनस है, हो सकता है देखने को मिले, हो सकता है ना भी मिले। आते आते जैसे कि अगर पेशेंट को सेकेंड वीक तक वो चला जाता है तो उसके बाद क्या है, कॉम्प्लिकेशन थोड़े बढ़ जाएंगे, यानी कंटिन्यू हाई फीवर तो रहेगा ही पेशेंट को, उसी के साथ साथ क्या है, एक्सट्रीमली एब्डोमेन एक्सटेंशन भी होने लगेगा, यानी अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया तो पेट फूला फूला लग सकता है पेशेंट को। ठीक है ना, और डायरिया भी हो सकता है, और वो भी सीवियर डायरिया कि उसको मतलब बार बार लूज मोशन लग रहे हैं, मोर देन 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम वन डे वो मतलब पास कर रहा है लूज मोशंस को, तो उसका मतलब क्या है, उसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसी के साथ साथ जब सीवियर कॉन्स्टिपेशन है उसको, उसकी वजह से वेट ऑफ लॉस भी देखने को मिलेगा। ओके, बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी। और अगर ये फिर भी ठीक नहीं किया जाता, अच्छा ट्रीटमेंट, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, तब अगर थर्ड वीक तक वो पहुंच जाए तो आते आते वो पेशेंट बिल्कुल मोशनलेस हो जाएगा, यानी अब उसके शरीर में जान नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा मोशनलेस वो पेशेंट हो जाएगा और इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग उसको होगी, और इसकी वजह से क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, वीक होगा। उसी के साथ साथ ये इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग जो यहाँ पे लिखी है ना, इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया ने अपने जख्म बनाए थे, पीएस पैचेस बनाए थे, और उसमें क्या है, वो और ज़्यादा एक्सट्रीम हो गए हैं, वो और ज़्यादा गहरे हो गए, और इतने एक ही स्टेज पे इतने ज़्यादा वो गहरे हो जाते हैं कि वो पूरे इंटेस्टाइन में
छेद छेद मानो कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हमारी स्किन है, इंटेस्टाइनल वॉल है। इसमें क्या है, वो पूरे आर पार पैचेस बना देते हैं, पोर्स बना देते हैं पूरे, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारा ये दोनों वॉल हो गए हमारी ये दोनों, तो इसके बीच में क्या है, ये पूरा इसको क्रॉस कर देंगे, मतलब पूरा पोर बना देंगे, इसमें छेद बना देंगे। इतना ज़्यादा यहाँ पे ये मतलब वो ज़ख्म हो जाता है, वो पेयर पैचेस इतना ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, वहाँ के सेल इतने ज़्यादा डैमेज होता है कि वहाँ पे छेद छेद से हो जाते हैं और वो पूरी जगह क्या है, ख़राब हो जाती है। वो पूरी इंटेस्टाइन का वो वाला पार्ट क्या है, डेड हो जाता है, ठीक है ना। और ये बहुत ही सीवियर कंडीशन में ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। अगर 3rd वीक तक 4th वीक तक ये चीज़ें ठीक ना की जाए और वो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है उसको ना किल किया जाए, तो वो इतना ज़्यादा क्या है कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, जिसकी वजह से क्या पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो सही तरीके से हमें पेशेंट को गाइड करना है और सही ट्रीटमेंट भी हमें उनको देना है। अब देखिए हम डायग्नोसिस पे आ जाते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, हम पेशेंट का ब्लड कल्चर कराएंगे और सीबीसी कराएंगे, ठीक है। जैसे ही हम सीबीसी कराते हैं उसमें हमें क्लियरली रिपोर्ट आएगी कि हम बॉडी में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ी हुई, लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ, मोनोसाइट बढ़ा हुआ है। ये क्या है, जो बैक्टीरिया को किल करने वाले हमारे डब्ल्यूबीसी से उनकी संख्या बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, क्योंकि वो लगातार अपनी संख्या इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि टाइफे जो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो उसको किल करना चाहते हैं, वो उस पर ओवरकम करना चाहते हैं, इसलिए वो लगातार अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। पर साथ ही साथ जो बैक्टीरिया अंदर एंटर किया है वो भी बहुत स्मार्ट होता है, वो भी अपने आप को क्या है लगातार वो भी अपनी संख्या बढ़ाता जाता है और वो चाहता है कि वो ओवरकम करे। डब्ल्यूबीसी चाहते हैं डब्ल्यूबीसी ओवरकम करे। तो इसी फाइट में क्या है, डब्ल्यूबीसी अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। और इसका हम सीबीसी में देखने पर हमें सबसे पहले चीज़ क्या है, हमें उसकी नॉर्मल रेंज को देखना है। नॉर्मल रेंज से जो डब्ल्यूबीसी वो कितनी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जितने ज़्यादा वो बढ़े हैं उतना ही ज़्यादा सीवियर के यहाँ पर क्या है कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलेगा और उतनी ज़्यादा सीवियर उसको टाइफाइड हुआ है। उसी के साथ साथ हम क्या स्टूल कल्चर भी कराते हैं, ठीक है ना। स्टूल कल्चर में हमें पता चल जाएगा कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है वो इंटेस्टाइन में कितना ज़्यादा उसने मतलब प्रॉब्लम किया। अगर आरबीसी हमको वहाँ पर देखने को मिलते हैं स्टूल कल्चर में, तो हम समझ सकते हैं कि और जो उसने अपने पैचेस है वो ज़्यादा मतलब बड़े कर दिए, उसने ज़्यादा एक्सट्रीम कर दिए, पैचेस बढ़ गए हैं। तो इस बात से भी हम आरबीसी देखकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर स्टूल में आरबीसी है इसका मतलब क्या है, ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है। ओके, उसी के साथ साथ हम विडाल टेस्ट भी कराते हैं और विडाल टेस्ट भी हमें क्या है बहुत ज़्यादा क्लियर कर देता है कि टाइफाइड फीवर मतलब कितना ज़्यादा एक्सट्रीम है पेशेंट को। अब हम ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। सबसे पहली चीज़ हम पेशेंट को अच्छी तरीके से रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, उसको कहेंगे, अच्छे से समझाएंगे कि आप जितना हो सके अच्छे से रेस्ट करें और ज़्यादा अपनी बॉडी में मूवमेंट ना करें, ज़्यादा घूमे फिरे ना, आप कुछ समय तक रेस्ट करें। उसी के साथ साथ हम मेडिकल केयर पेशेंट को देते हैं, जिसमें कि सबसे मेन हमारे लिए क्या होता है, सबसे मेन हमारे लिए होता है एंटीबायोटिक। मेडिकल केयर में ये एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा मेन हमारे लिए इम्पोर्टेंस निभाते हैं। इससे क्या होता है, एंटीबायोटिक से ही मतलब मेनली क्या है जो टाइफाइड फीवर है वो एंटीबायोटिक से ही ठीक हो जाता है। ओके, पर अगर वो ज़्यादा ही सीवियर हो जाता है टाइफाइड फीवर, तब जाके हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करना पड़ता है। उसी के साथ साथ हमें एंटीपायरेटिक ड्रग भी हमें यूज़ करने पड़ते हैं। ओके, तो मेनली क्या है, अगर किसी को टाइफाइड फीवर हुआ है तो मेनली वो एंटीबायोटिक से ही क्योर हो जाएगा। उसी के साथ साथ हमें फ्लूइड का भी ध्यान रखना चाहिए, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स भी चढ़ाने चाहिए, क्योंकि जो वो फेज़ पार करके आया होता है उस फेज़ में उसने बहुत सारे अपने इलेक्ट्रोलाइट्स खोए होते हैं। अगर वो मान लीजिए डायरिया उसको हुआ तो न जाने कितने मिलियंस ऑफ मतलब उसने इलेक्ट्रोलाइट्स खोए होते हैं। उसकी वजह से हमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स देना मैंडेटरी होता है, यह हमें पेशेंट को देने चाहिए। उसी के साथ साथ हमें पेशेंट की डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। पेशेंट को हमें बहुत ही सॉफ्ट डाइट मतलब बतानी चाहिए, जिसकी वजह से क्या है वो उसके खाने के साथ साथ उसको एब्जॉर्ब करने में भी क्या हो, इजी टू डाइजेस्ट हो, ऐसी डाइट हमें उसको बतानी चाहिए। जैसे कि खिचड़ी है, दलिया है, वो क्या इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसी के साथ अगर पेशेंट को जो ये मतलब टाइफाइड है ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में पहुंच गया और इंटेस्टाइन में पोर हो गया है यानी परफोरेशन हो गई है, ओके, तब क्या है सर्जिकल ट्रीटमेंट वहाँ पे परफॉर्म करना ही पड़ता है। वहाँ पे एक सर्जरी परफॉर्म करनी ही पड़ती है और उस डेड हुए पार्ट को सर्जरी करके निकालना पड़ता है।
ओके, वरना वो क्या है, वो इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा और वो डेड सेल जो है वो लगातार क्या है उस पार्ट से आगे बढ़ते रहेंगे और भी ज़्यादा पार्ट को क्या करेंगे, डैमेज करने लगेंगे। इसलिए वहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स का इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, तो उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रग है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग यहाँ पर हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग इसमें माना जाता है। साल्मोनेला टाइफी को किल करने के लिए बहुत अच्छा ड्रग है। और इसी के साथ साथ एजिथ्रोमाइसिन है। जितने भी यहाँ पे ड्रग्स यहाँ पे मेंशन किए हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट ड्रग हैं और खास करके सिप्रोफ्लॉक्सासिन बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ में लिया जाता है। और इसको हम पेशेंट की कंडीशन के देखने के बिहाफ पे जज करेंगे कि हमें उसे बीडी देना है, बीडीएस देना है या फिर कितनी उसकी एमजी में हमें देना है। ये सारी चीज़ें हम पेशेंट की सीवियरिटी पे हमें डिपेंड करती हैं। जितना पेशेंट सीरियस है उसी के हिसाब से, उसकी सीवियरिटी के हिसाब से ही हम क्या है एंटीबायोटिक्स की डोज और टाइम डिसाइड करते हैं। और पेशेंट को हमें हमेशा, अगर कोई भी टाइफाइड का पेशेंट है तो उसको एटलीस्ट 14 डेज़ का हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। और इस चीज़ के लिए हमें पेशेंट को गाइड भी करना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा हम पेशेंट से इंटरेक्ट होंगे उतना ही अच्छा क्या है अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया एंटीबायोटिक्स का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और एंटीबायोटिक ही मेनली क्या है इसमें दी जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया कि एंटीबायोटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंटीबायोटिक्स ही मेनली इसमें यूज़ की जाती हैं। तो उसमें बहुत सारी यहाँ पर हमने एंटीबायोटिक्स दी हुई हैं। ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स है। खास करके ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग माना गया है टाइफाइड फीवर के लिए। तो इसको हम बीडी में भी चला सकते हैं, फिर हम पेशेंट की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डोज को हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना डोज हमें रखना है, किस किस टाइम में हमें देना है। उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक हमें ध्यान रखने की, एटलीस्ट 14 डेज़ तक हमें क्या है इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए और पेशेंट को हमें अच्छे से गाइड करना चाहिए। देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या है, हमें पेशेंट के साथ अट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट के साथ जितना अच्छा इंटरेक्ट हम होंगे उतना ही अच्छा हम पेशेंट को समझ पाएंगे और पेशेंट भी क्या है अपनी बीमारी को और हमें समझ पाएगा। तो हमें उसको गाइड करना है कि एटलीस्ट इस ट्रीटमेंट को वो 40 दिन तक कंटिन्यू करे, ताकि इस पूरे पीरियड में वो जो बैक्टीरिया है वो प्रॉपरली डेड हो जाए और दोबारा उसको ये कॉम्प्लिकेशन ना वो पैदा करे। इसलिए हमें पेशेंट को अच्छे से गाइड करना है कि 14 डेज़ तक पूरे ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखें। ओके, सो आई होप गाइस आपको ये लेसन बहुत हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वेबसाइट भी तैयार है, हमारा ऐप भी है, तो उसके थ्रू भी आप हमसे क्या कांटेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से आप अपनी पूरी स्टडीज़ को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।